इंसानों के व्यवहार, विचारों और इरादों को समझना कितना जरूरी है। हम रोज कई लोगों से मिलते हैं। कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ उलझन में डाल देते हैं और कुछ हमें धोखा दे देते हैं। यह सब समझने के लिए मनोविज्ञान की मदद ली जा सकती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिखाती है कि इंसान का स्वभाव समझा और अनुमान लगाया जा सकता है। अगर हम यह जान लें कि लोग कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी और करियर में बेहतर और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। यह किताब इंसानी मन, मैनिपुलेशन, पावर डायनेमिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को आसान भाषा में समझाती है, जिससे हम खुद को और दूसरों को गहराई से जान सकते हैं। कई बार हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं जो शुरू में बहुत अच्छा और दोस्ताना लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें महसूस होता है कि वह हमें भावनात्मक रूप से थका रहा है। कभी कभी हमारा कोई करीबी दोस्त हमेशा हमारा साथ देता है, पर बाद में पता चलता है कि उसका मकसद सिर्फ अपना फायदा था। ऐसे पलों में हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता। यही कमी हमें बार बार जीवन में महसूस होती है, जब हम लोगों के असली इरादों को समय रहते नहीं पहचान पाते। अगर हम इंसानों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझ लें, तो न केवल हम दूसरों को समझ सकते हैं, बल्कि खुद को भी बेहतर इंसान बना सकते हैं। कुछ लोग हर जगह ध्यान खींच लेते हैं, चाहे वह दफ्तर हो, पार्टी हो या सोशल मीडिया, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद गंभीरता से नहीं लिए जाते। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि कैसे लोग दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, और हम इन पैटर्न्स को समझकर अपनी जिंदगी और फैसलों पर नियंत्रण रख सकते हैं। इंसानों के व्यवहार को समझना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि जीने की रणनीति है। अगर हम लोगों के इरादों, भावनाओं और छिपे मकसदों को पहचान लें, तो कोई भी हमें आसानी से धोखा नहीं दे सकता। इससे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं और हर स्थिति में खुद को ताकतवर महसूस कर सकते हैं। इस सारांश में हम जानेंगे कि कैसे दूसरों का असली स्वभाव समझा जाए, अपनी भावनात्मक कमजोरियों को नियंत्रित किया जाए और जीवन को नई दिशा दी जाए। आइए अब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस यात्रा में कदम रखें और इंसानी मनोविज्ञान के गहरे रहस्यों को जानें। अध्याय 1, अतार्किकता का नियम, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। कई बार हम सोचते हैं कि लोग क्यों बिना वजह गुस्सा कर जाते हैं, या हम खुद अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। हम किसी चीज को एक ही नजरिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, भले ही सच्चाई कुछ और हो। यह दिखाता है कि मानव स्वभाव में हम सभी किसी हद तक तर्कहीन होते हैं, और जब हम सोचते हैं कि पूरी तरह तार्किक हैं, तब हम सबसे बड़े भ्रम में होते हैं। दुनिया में बड़े फैसले, राजनीति, व्यापार, रिश्तों या करियर में अक्सर भावनाओं से प्रभावित होकर लिए जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि उन्होंने पूरी तरह तर्क से निर्णय लिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी क्रोध में हानिकारक काम कर बैठता है, सफल व्यापारी लालच में गलत निवेश करता है, और दूरदर्शी नेता अहंकार में गलत फैसला ले लेता है। इसका कारण यह है कि हमारी भावनाएं तर्क से अधिक शक्तिशाली होती हैं, और जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होते हैं, तो दिमाग उसे सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ लेता है। इसे तर्क संगतता, रैशनलाइजेशन कहते हैं। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और वह कोई गलती करता है, तो आप उसे माफ करने के बहाने ढूंढ लेंगे। लेकिन वही गलती अगर कोई नापसंद व्यक्ति करे, तो आपको वह बहुत बड़ी लगने लगेगी। यह दर्शाता है कि हम चीजों को निष्पक्ष, इम्पार्शियल होकर नहीं देखते। हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, तो हम उन सभी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकें। यह भावनात्मक सोच, इमोशनल थिंकिंग, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। स्वयं को भावनाओं से मुक्त करने की कला, अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह से तर्क संगत नहीं हैं। हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? महान नेता और सफल लोग एक चीज में माहिर होते हैं, वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं।
वे समझते हैं कि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर गहरी सांस लेकर और तर्क संगत सोच अपनाकर फैसला लेना बेहतर है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेने वाले हों, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वह क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं, तो हम अपने तार्किक व्यवहार को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तर्कहीनता केवल दूसरों में नहीं होती, यह हमारे अंदर भी होती है। पहला कदम यही है कि हम ये मान लें कि हम भी गलत सोच सकते हैं। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें, तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अध्याय 2, आत्ममुग्धता का नियम, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं, हर बात में खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की भावनाओं की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें हम आत्ममुग्ध, नार्सिसिस्टिक कह सकते हैं। सभी अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग इस कदर खुद में लिप्त होते हैं कि दूसरों की भावनाएं, विचार और परेशानियां उनके लिए मायने नहीं रखती। वे अपनी छोटी दुनिया में रहते हैं, जहां सब कुछ मैं के इर्द गिर्द घूमता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति अक्सर अपनी कहानियां सुनाता है, आपकी बातों को काटकर अपनी बात कहता है, सुझावों को अनदेखा करता है या आलोचना समझ लेता है, लगातार प्रशंसा चाहता है और खुद को खास समझता है। यह केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। हर इंसान में किसी न किसी रूप में आत्ममुग्धता होती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से खुद केंद्रित होता है, लेकिन बड़े होने के साथ हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता यानी सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। इससे हम सीखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी खुशियों और परेशानियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। पहला कदम यह मानना है कि हम भी कभी-कभी आत्ममुग्ध सोचते हैं। बातचीत के दौरान खुद से पूछें, क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को उतना ही महत्व दे रहा हूं जितना अपनी भावनाओं को? दूसरों की बातें ध्यान से सुनने की आदत डालनी जरूरी है। इसके अलावा अत्यधिक आत्ममुग्ध लोगों से दूर रहना भी जरूरी है। अगर कोई केवल अपनी तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो सोचें कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है। असली समझदारी यही है कि हम अपनी सोच को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जाएं और दूसरों की भावनाओं से खुद को जोड़ें। अध्याय 3, भूमिका निभाने का नियम, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। कई बार लोग वैसा नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। हम सभी एक भूमिका निभाते हैं, ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो समाज को स्वीकार्य लगे और लोगों को पसंद आए। अगर हम इस खेल को समझ लें और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम दूसरों के असली इरादों को पहचान सकते हैं। हमारी दुनिया में हर कोई अपने असली रूप को छुपाता है और वह चेहरा दिखाता है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक किरदार निभाता है। राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। अभिनेता पर्दे के साथ साथ असल जिंदगी में भी भूमिका निभाता है और व्यापारी ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वासी दिखता है, भले ही अंदर से वह डरता हो। हम सभी इस खेल का हिस्सा हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम उसका असली स्वभाव नहीं देखते, बल्कि उसकी मुस्कान, शब्द और हाव भाव देखते हैं, जो अक्सर सिर्फ एक मुखौटा होता है। लोग अपनी असलियत को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि असली पहचान दिखाने पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति का असली स्वभाव केवल तब दिखता है जब वह अकेला होता है, लेकिन किसी के सामने आते ही हम रोल प्लेइंग शुरू कर देते हैं। भूमिकाएं क्यों निभाई जाती हैं? लोग भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि यह उन्हें समाज में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस दिलाती है। एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने एक आदर्श कर्मचारी की भूमिका निभाता है। एक नेता जनता के सामने एक ईमानदार व्यक्ति का मुखौटा पहनता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन भूमिकाओं के जाल में फंस चुके हैं? क्या हम अपने असली स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम असल में कौन हैं? अगर आप लोगों को ध्यान से देखें, तो आप यह समझ सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। कई बार जो लोग बहुत आत्मविश्वासी दिखते हैं, वे अंदर से असुरक्षित हो सकते हैं, और जो अत्यधिक दयालु बनने की कोशिश करते हैं, वे अपनी असली भावनाएं छुपा रहे होते हैं।
चेहरे पर मुस्कान हमेशा सच नहीं बताती। कभी कभी आंखों में डर या आवाज में कंपन उनके अंदर छिपे सच को दिखा देता है। अगर हम इसे समझ लें तो इस नियम का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकते हैं। जब किसी से कुछ हासिल करना हो तो अपनी भूमिका, शब्दों, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले पर प्रभाव डाल सकते हैं। सफलता पाने के लिए यह जानना जरूरी है कि रोल प्लेइंग समाज का हिस्सा है और हमें सीखना होगा कि कब और कैसे इसमें खुद को शामिल करना है। समझदारी यही है कि आप इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को न भूलें। दुनिया एक मंच है और हम सभी यहां अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। अगली बार किसी से मिलते समय केवल उसकी बातें न सुनें, बल्कि यह भी समझें कि वह कौन सी भूमिका निभा रहा है। असली जीत इसी में है कि आप इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असल पहचान खोए बिना। अध्याय 4, ईर्ष्या का नियम, द लॉ ऑफ एनवी। कभी कभी जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी कम और बेचैनी ज्यादा महसूस होती है। अपने किसी दोस्त की तरक्की देखकर असहज होना कोई मामूली भावना नहीं, बल्कि ईर्ष्या, नेगेटिव एनवी है, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे मन को प्रभावित करता है। इंसान स्वभावतः दूसरों से अपनी तुलना करने का आदी है। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो या तो हम उनकी सफलता से प्रेरित होते हैं या अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। ईर्ष्या उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की सभ्यता। इतिहास में बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या रही है। कभी कभी यह इतनी गहरी होती है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे अंदर बेचैनी और सवाल उठते हैं, मैं क्यों नहीं, मेरे पास यह क्यों नहीं। यहीं से ईर्ष्या का खेल शुरू होता है। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देती है। यह हमें दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी खुद की क्षमताओं को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करती है। परिणाम स्वरूप हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ये देखने में लगा रहता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। कुछ इसे खुले तौर पर जाहिर करते हैं, जैसे आपकी सफलता को कम आंकना या इसे सिर्फ किस्मत कहना, जबकि कुछ लोग इसे छुपाते हैं। वे आपकी तारीफ तो करेंगे, लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में छुपा हुआ दर्द होगा। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये कामकाज, दोस्ती, रिश्तों और परिवार में भी दिखाई देती है। हालांकि ईर्ष्या पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती, इसे नियंत्रित और सकारात्मक रूप में बदला जा सकता है। जब हम समझ ले कि ईर्ष्या हमें अपनी क्षमता से भटका सकती है, तो इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। किसी की सफलता देखकर जलने की बजाय उससे सीखना चाहिए। सफल लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अगली बार किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें तो सोचें, क्या मैं इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? जब हम दूसरों की उपलब्धियों को प्रेरणा बनाते हैं, तब ईर्ष्या का जहर अमृत में बदल जाता है। सच्ची जीत यही है कि हम दूसरों की सफलता को स्वीकार करें और उसे अपनी प्रगति का ईंधन बनाएं। यही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें सिखाती है कि कैसे ईर्ष्या जैसी विनाशकारी भावना को भी सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। अध्याय 5, कठोरता का नियम, द लॉ ऑफ एग्रेसिवनेस रिजिडिटी। कुछ लोग हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, हर स्थिति में आक्रामक हो जाते हैं और किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते। इन्हें हम कठोरता के नियम से बंधा हुआ पाते हैं। मानव स्वभाव में विरोधाभास है। हम शक्तिशाली दिखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अंदर से असुरक्षित होते हैं। यही असुरक्षा लोगों को कठोर और आक्रामक बनाती है। जब कोई अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहता है, तो वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि वो अड़िग, अभिमानी और झुकने वाला नहीं है। कठोरता केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि मानसिक रूप में भी होती है। कुछ लोग अपनी सोच के प्रति इतने सख्त होते हैं कि नई जानकारी, नए विचार या सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाते और मानते हैं कि उनकी वर्तमान सोच ही सर्वोत्तम है। कठोरता के दो मुख्य चेहरे हैं। पहला, आक्रामकता, जहां व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालता, चिल्लाता या धमकी देता है और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है ताकि अपनी असुरक्षा छुपा सके। दूसरा, दृढ़ वैचारिक जड़ता, जहां व्यक्ति बदलाव का विरोध करता है, पुराने तरीकों से चिपका रहता है
और नए दृष्टिकोण को खतरा समझता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलतियां दोहराते हैं और असफलता पर दूसरों या किस्मत को दोष देते हैं, जिससे उनकी सीखने और विकसित होने की क्षमता बाधित होती है। सफल और प्रभावशाली लोग कठोर नहीं होते, वे लचीले होते हैं। लचीलापन का मतलब यह है कि वे अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए भी नई परिस्थितियों और सबूतों के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकते हैं। जब वे असफल होते हैं तो इसे व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि सीख मानते हैं, अपनी गलती सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर लगातार नाराज होने या नई सलाह तुरंत खारिज करने पर आप समझ सकते हैं कि वो कठोर है और लचीलापन सीखने की जरूरत रखता है। खुद को कठोरता से बचाने के लिए हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हम स्वीकार करने को तैयार हैं कि हम गलत हो सकते हैं। अगर हम अपनी सोच को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करें, जहां नए विचारों को आजमाया जा सके और गलती होने पर अहंकार छोड़कर सीख लिया जाए, तो हम कठोरता के जाल से बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 6, चरित्र की छाया का नियम, द लॉ ऑफ द शैडो कैरेक्टर। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक छाया चरित्र, शैडो कैरेक्टर छिपा होता है। ये वो हिस्सा है जिसमें हमारी वे सभी इच्छाएं, भावनाएं, कमजोरियां और आवेग शामिल हैं, जिन्हें हमने बचपन से ही समाज, परिवार या अपने डर के कारण दबा रखा है। यही वो हिस्सा है जो कभी कभी अचानक बाहर आता है, जैसे कि कोई शांत व्यक्ति अचानक असामान्य रूप से गुस्सा हो जाए, या कोई जो हमेशा भला दिखता है मौका पाकर पीठ पीछे वार करे। छाया चरित्र का मुख्य संदेश यही है कि हम अपनी पूरी पहचान को कभी कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते और दबाई गई भावनाएं समय समय पर अप्रत्याशित रूप में प्रकट होती है। इसे समझना और पहचानना हमें न केवल दूसरों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, बल्कि अपने अंदर छुपे इन पहलुओं को नियंत्रित करने और संतुलित रूप में व्यक्त करने का अवसर भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन से दयालु और विनम्र रहने के लिए सिखाया गया है, तो आप अपने अंदर के क्रोध या आक्रामकता को दबा देंगे। ये दबा हुआ हिस्सा ही आपकी छाया बन जाता है। अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो आप अपने अंदर के लालच या हेरफेर, मैनिपुलेशन के विचार को अस्वीकार कर देंगे। ये छाया चरित्र गायब नहीं होता, ये हमारे अचेतन मन में छिप जाता है और समय समय पर अजीब और विनाशकारी तरीकों से बाहर आता है। छाया चरित्र का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने अंदर छुपे अंधेरे पक्ष को स्वीकारना चाहिए। जब हम अपनी दबाई हुई इच्छाओं, कमजोरियों और आवेगों को पहचानते हैं, तो वे अप्रत्याशित रूप से बाहर आने की बजाय संतुलित रूप में प्रकट होते हैं। अपनी छाया को जानना और स्वीकारना हमें न केवल अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के अंदर दिखाई देने वाले उन पहलुओं को समझने की क्षमता भी देता है, जिससे हम अधिक समझदार और जागरूक इंसान बन सकते हैं। जब आप क्रोधित हो, तो ये स्वीकार करें कि आप क्रोधित हैं। जब आप किसी चीज का लालच करें, तो उस इच्छा को स्वीकार करें। रुकावट यहां नहीं है कि आप ये भावनाएं महसूस करते हैं, बल्कि यह है कि आप उन्हें बिना सोचे समझे अपनी हरकतों पर हावी होने देते हैं। अपनी छाया को जानने से आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरों की छाया को समझना। जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक विरोधाभास देखें, तो समझ जाइए कि उनकी छाया बाहर आ रही है। जो व्यक्ति लगातार दूसरों पर आलोचना कर रहा है, उसकी छाया शायद किसी ऐसी ही कमजोरी से डर रही है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा बोलता है, उसकी छाया शायद दबी हुई दुश्मनी को छुपा रही है। सच्ची शक्ति तब आती है जब आप अपनी और दूसरों की संपूर्णता को स्वीकार करते हैं, सिर्फ प्रकाश को नहीं, बल्कि उस छाया को भी जो हमें मानव बनाती है। इस समझ के साथ आप अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली बन सकते हैं। अंतिम विचार, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये मानव मन का एक गहन ब्लूप्रिंट है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान क्यों सोचता, महसूस करता और व्यवहार करता है जैसा करता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि दुनिया को भावनाओं और आदर्शों की नजर से देखने के बजाय एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की तरह समझना जरूरी है। जब आप इन छिपे हुए नियमों और पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता कहीं अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो जाती है। आप न केवल लोगों की मैनिपुलेटिव चालों को पहले ही पहचान लेते हैं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों जैसे अतार्किकता, आत्ममुग्धता और कठोरता
को भी ताकत में बदलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। मानव स्वभाव निश्चित है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं निश्चित नहीं है। यही असली स्वतंत्रता और शक्ति है। इस ज्ञान को हथियार की तरह नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में अपनाएं। लोगों को उनकी वास्तविकता में स्वीकार करें।